जैसे हर डेटा को समझने के लिए आपको अलग अलग अप्रोच यूज़ करना होता है। मान लो आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मैथ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अलग अप्रोच फॉलो होता है। प्रोग्रामिंग अलग तरीके से पढ़ते हैं आप। कोई दूसरा सब्जेक्ट लेट्स से आपको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो अलग अप्रोच फॉलो करते हैं, है ना। मैथ्स इमेजिनेशन का काम है, फिजिक्स प्रैक्टिकल काम है। जब आप प्रैक्टिकल करके समझते हैं फिजिक्स में कैसे कोई चीज़ काम करती है, और मैथ्स इमेजिन करके, है ना, कैलकुलेशन कैसे चलेगी, क्या होगा, तो वो सब इमेजिनेशन के थ्रू होता है, राइट। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट, हर एक चीज़ की लर्निंग आप अलग 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 अप्रोचेस से करते हैं। वैसे ही हर डेटा को समझने के लिए मशीन के पास अलग अप्रोच होना चाहिए, है ना। एंड दोज अप्रोचेस आर कॉल्ड मॉडल्स। उन्हीं अप्रोच को मॉडल बोलते हैं, ठीक है। सो वी हैव मल्टीपल अप्रोचेस विच हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड वेरी अर्लियर इन द 1950s। 1950 के आसपास में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स बन गए थे, है ना, जिनसे आर्टिफिशियली चीज़ों को सिखाया जा सकता था, राइट। और इन सबको इम्प्लीमेंट किया गया मशीन के ऊपर आफ्टर 1980, है ना। धीरे धीरे मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते करते जो भी हमने फॉर्मूला बनाए थे या जो सीखने के जितने अप्रोचेस हमने लिखे थे, वो सब कुछ को फॉर्मुलेट किया गया और फिर मशीन के ऊपर अप्लाई किया गया, ठीक है। जिससे मशीन की एक लर्निंग कैपेसिटी बन गई, है ना। मशीन मशीन पहले कमांड पे काम करता था, फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखना स्टार्ट किए। तो सीखना स्टार्ट करने के लिए उसने वही अप्रोचेस को फॉलो किया जो अप्रोचेस एक्सपेरिमेंट किए गए थे, है ना, कि कोई भी चीज़ सीखने के पीछे क्या क्या अप्रोच हो सकता है, हम कैसे सीखते हैं एज एन ह्यूमन। अगर हमें कोई चीज़ सीखना हो तो हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, तो हमारे अप्रोच को ही फॉर्मुलेट किया गया है बेसिकली, राइट, जिनको हम मशीन लर्निंग मॉडल बोलते हैं। उन्हीं मॉडल को हमने मशीन को देना स्टार्ट किया विथ डेटा, सो दैट कि मशीन उस डेटा में से एक इंफॉर्मेशन निकाले, एक पैटर्न निकाले, उसी पैटर्न को वो अपने आगे टेस्ट डेटा के साथ यूज करके आपको एक प्रेडिक्शन निकाल के दे, ठीक है। तो मॉडल मशीन लर्निंग के जो मॉडल होते हैं वो अलग अलग लर्निंग के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे इफ यू गो फॉर सुपरवाइज्ड, अगर आप सुपरवाइज के लिए जाते हैं तो सुपरवाइज्ड में दो तरह का सिनेरियो होता है अपने पास। पहला सिनेरियो होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग हैज टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब कि जब हम किसी चीज को या किसी भी डेटा को किसी क्लास में असाइन करते हैं या उसके लिए कोई लेबल डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। लाइक मैंने कल आपको एक सेंटिमेंट एनालिसिस बताया था। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, तो हम एक डेटा के लिए एक लेबल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि रिव्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो रिव्यूज के जो टेक्स्ट होते हैं उन टेक्स्ट को समझ करके पॉजिटिव या नेगेटिव उनका सेंटिमेंट निकाला जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या, इट्स अ क्लास। आपने क्लास डिफाइन कर दिया इसके लिए कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये या तो पॉजिटिव रिव्यू में कंसीडर की जा सकती है या फिर नेगेटिव में। सो यू लेबल इट, है ना। तो ऐसे डेटा जहाँ पे हम किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, वैसे मॉडल्स होते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल्स, है ना। जैसे हमने बैंकिंग एप्लीकेशन में भी बोला था कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो कस्टमर आया है उसको लोन देना है या नहीं देना है, अप्रूव करना है या डिक्लाइन करना है। सो वॉट एवर इट इज, सो यू हैव डिफाइनिंग अ क्लास। आप क्या कर रहे हो, आप एक क्लास डिफाइन कर रहे हो कि उनको लोन देना है या नहीं देना है, दो चीजें डिफाइन, यस या नो। यस और नो क्या है, क्लास है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे केसेस, डिजीज डिटेक्शन सेम थिंग। डिजीज डिटेक्शन में भी आप क्या करते हैं, आप एक क्लास डिफाइन करते हैं, या तो डिजीज डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो इन एवरी मोस्टली केसेस जहां पे हम अपनी चीजों को किसी क्लास में डिफाइन करते हैं, दैट अप्रोच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में अपने मॉडल्स को पहले ये समझना होता है कि हमारा डेटा क्लासिफिकेशन के लिए है
या फिर रिग्रेशन के लिए। कैसे चेक करते हैं? तो चेक करने का एक आसान सा तरीका होता है, उसका टारगेट चेक करते हैं। टारगेट में आपको क्या डिफाइन करना है, मतलब टारगेट क्या है? टारगेट मतलब कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। तो अगर आउटपुट हमारा फिक्स नंबर ऑफ कोई डेटा है, जैसे यस या नो, फिक्स है, यस और नो के अलावा आप तीसरी चीज कुछ नहीं बोल सकते, राइट? सो इफ द डेटा target is having a fixed number of class, so it is called classification, है ना? नंबर फिक्स, जिसको हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं। और वहीं से आपका वही प्रोबेबिलिटी जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी पड़ी थी, वही प्रोबेबिलिटी आप इसमें अप्लाई करते हो basically, है ना? क्योंकि हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्क्रीट टाइप के लेबल्स हैं, राइट? दूसरा होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ काइंड ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग विच हैज न्यूमेरिकल टारगेट वैल्यू, जहाँ पे टारगेट आउटपुट आपका नंबर होता है, जहाँ हमें नंबर को प्रिडिक्ट करना होता है। जैसे स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस में आप प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं, आप क्लास प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर प्रिडिक्टिंग द प्राइस। सिंपल सी चीज है। तो जब प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो एक नंबर है, आप कोई क्लास तो प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। प्राइस तो कुछ भी हो सकती है, राइट? तो वहां पे आप यूज करते हैं रिग्रेशन। हाउस प्रिडिक्शन, किसी हाउस का हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। लेट्स से यहाँ पे मान लो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किसी फ्लैट का आपको प्राइस जानना हो, या किसी सोसाइटी में जो फ्लैट के रेट चल रहे हैं वो जानने हो, कैसे पता करें? पता करने का क्या तरीका है? इस एरिया में जो रेट चल रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से देखिए कि ऑन एन एवरेज कितना पर स्क्वायर फीट का वो चल रहा है। अभी आइडिया लगा सकते हैं। थोड़ा दूर है मार्केट से, तो यहाँ पे क्या रेट होगा, मार्केट के पास होंगे तो कितना वो होगा। उसके बेसिस पे जैसे गौर सिटी के आसपास कोई है, वहाँ प्राइस ज़्यादा हाइक होगी, तो मार्केट है वहाँ पे। थोड़ा दूर आ गए, थोड़ा एरिया इधर की तरफ आ गया, है ना, प्राइसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, राइट? बट अभी का जो है उसके हिसाब से निकालेंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितने ऑन एन एवरेज हमें रेट पड़ सकता है। फिर उसके बाद फैसिलिटीज क्या क्या होंगी, उसके बेसिस पे भी प्राइस अप एंड डाउन होता है, ठीक है? पर स्क्वायर फीट कितना है घर का, है ना, फर्निश्ड एंड फर्निश्ड है, मतलब मल्टीपल थिंग जिसके बेसिस पे प्राइस को बढ़ाया घटाया जाता है। तो आपके फीचर्स के बेसिस पे आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हाउस का प्राइस कितना हो सकता है, ठीक है? ये सब किस में आते हैं? रिग्रेशन, बिकॉज यू आर प्रिडिक्टिंग द नंबर्स, यू आर प्रिडिक्टिंग द प्राइस वैल्यूज, ठीक है, राइट? चलिए, तो सुपरवाइज्ड में जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, उन क्लासिफिकेशंस के जो मॉडल के नाम है, ये तो दो टाइप हो गए सुपरवाइज्ड। इनमें मॉडल होता है, सबसे पहला मॉडल का नाम है नेव बेस, नेव बेस मॉडल। सेकेंड मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री मॉडल। थर्ड मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री के बाद KNN, फुल फॉर्म होता है के नियरेस्ट नेबर। फोर्थ नंबर SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन।
फिफ्थ नंबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी ले जा। वो भरा हुआ है, उसको फेंक मत देना, भरा हुआ है। हाँ। ठीक है, ये 5 क्लासिफिकेशन के अलग अलग मॉडल्स हैं, राइट, जिनकी हेल्प से आप डेटा को ट्रेन कर सकते हैं, राइट, एंड यू कैन गेट द प्रिडिक्शन फ्रॉम दीज अप्रोचेस डिपेंडिंग द डेटा। अब डेटा जरूरी नहीं कि एक मॉडल से सारे ही डेटा ट्रेन हो जाते हैं, है ना। तो एक डेटा को ट्रेन करने के लिए आप ये पांचों अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। किसी में उसको मशीन को समझ आता है वो डेटा, किसी में नहीं भी आता है। तो इसीलिए जनरली कोई भी डेटा जब ट्रेन होता है तो उसमें ये पांचों टेक्निक अप्लाई कर दिया जाता है अगर वो क्लासिफिकेशन का डेटा तो, ठीक है, सो दैट कि कोई एक ऐसा मॉडल जो उस डेटा को अच्छे से समझ सके और उसका एक प्रिडिक्शन आपको दे सके, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब अलग अलग डेटा होता है ना, हर डेटा का पैटर्न अलग होता है, तो हर पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं आपके पास। दे आर नॉट सेम, हर अप्रोच अलग अलग है। किसी में प्रोबेबिलिटी यूज होती है, किसी में नहीं होती है, कोई अलग तरीके से क्लासीफाई कर रहा है ना। तो आपका डेटा, अब आपको डेटा के इंटरनल जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ी पता हो तो मशीन ही निकालेगा, तो आपको उसको मॉडल में डालना पड़ेगा। अब कौन सा मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है तो वो तो आपको सबके साथ चेक करना पड़ेगा ना। एक्यूरेसी चेक करते, कितना एक्यूरेटली वो आपको प्रोडिक्शन दे रहा है। एक्यूरेसी अगर अच्छी है आपके मॉडल की तो वो मॉडल अच्छा काम कर रहा है, उस पर नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम सभी के साथ अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। रिग्रेशन, रिग्रेशन के लिए जो मॉडल है उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। सेकेंड मॉडल डिसीजन ट्री, केएनएन, एसवीएम। ये जो तीन हैं ये यहाँ भी काम करते हैं, मतलब इस अप्रोच से आप रिग्रेशन भी कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है।
ओके चलो, तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ये हो गए मशीन लर्निंग के सुपरवाइज लर्निंग के पार्ट। सेकेंड है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो मॉडल्स होते हैं, सबसे पहला होता है क्लस्टरिंग। दूसरा होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। और तीसरा होता है एसोसिएशन रूल। ठीक है, इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं, तीनों ग्रुपिंग से रिलेटेड ही। जैसे मैंने कल बताया था कि अनसुपरवाइज जो लर्निंग होती है वो हमेशा ग्रुपिंग से रिलेटेड होती है, डेटा को ग्रुप करना। लेकिन ग्रुपिंग के जो इंटरनल फीचर्स होते हैं वो आपका मशीन खुद ही डिसाइड करता है कि कैसे ग्रुप करना है ना, उसके लिए अलग से उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में सबसे पहला है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब अगेन ग्रुपिंग ही होता है। आप किसी चीज को क्लस्टर करते हैं, मतलब एक ग्रुप कर रहे होते हैं आप उसको, है ना। चाहे एरिया की क्लस्टरिंग हो, चाहे प्रोडक्ट्स की क्लस्टरिंग हो, क्लस्टरिंग इज ऑलवेज मेंट टू बी ग्रुप, राइट। सो यहाँ पे भी हम लोग क्लस्टर्स बनाते हैं सो दैट कि हम अपने डेटा को समझने के लिए या उस पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको हम डिवाइड कर सके मल्टीपल अलग अलग सैंपल्स में। उसके लिए हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, किसी भी कंपनी के अंदर कस्टमर को सेगमेंट किया जाता है कि ये कस्टमर किस तरह का है और ये क्या क्या चीजें खरीद सकता है या इसकी क्या कैपेसिटी है खरीदने की। दो जो हमारे पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को अप्रोच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मार्केटिंग एड्स आते हैं किसी प्रोडक्ट, कोई गाड़ी मान लो, कोई कार निकली, कोई कार है तो कार की मार्केटिंग कहाँ की जाती है, डिपेंड करता है वो कार कौन सी है और कितने बजट की है। अगर वो कार 5 से 10 लाख के बजट की है, सो उसकी मार्केटिंग ऐसी जगह पे की जाएगी जहां पे उस तरह के सैलरीड पर्सन आपको मिल जाए। तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे गौर सिटी पे, है ना, या ऐसी जगह पे जहाँ पे उस तरह के सैलरीड पर्सन जो 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, मर्सिडीज की ब्रांडिंग कहाँ की जाएगी, तो मर्सिडीज की ब्रांडिंग वहाँ की जाती है जहाँ पे लोग कोठी में रहते हैं। ठीक है, जहाँ उनकी कोठी ही 30-40 करोड़ की होती है। ठीक है, तो मतलब उनकी ब्रांडिंग वहां होनी चाहिए जहां पे उस तरह के लोग हो उनको परचेस करने। वो ऐसी जगह मार्केटिंग कर दे जहां लोग खरीद ही नहीं सकते, गांव में जाके तो कर नहीं सकते, ब्रांडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट नीड्स देयर कस्टमर सेगमेंट, है ना। और उन कस्टमर सेगमेंट को ढूंढने के लिए उनको सेगमेंटाइज या फिर एक क्लस्टरिंग की जाती है कि भाई एक एरिया क्लस्टर कर लिया कि इस एरिया में कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, ये मार्केटिंग टेक्निक्स है उनकी अपनी। तो वो एरिया डिफाइन करते हैं, कस्टमर्स डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे मार्केट करते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्लस्टर्स में की जाती है। क्लस्टर में टेक्निक जो है वो 2 तरह के यूज होते हैं। एक का नाम होता है, मॉडल्स के नाम है एग्लोमेरेटिव, ये क्लस्टरिंग के टाइप्स हैं, एग्लोमेरेटिव। और सेकंड होता है के मीन्स अप्रोच।
मतलब के मीन्स मॉडल। के मीन्स मॉडल। दो तरह के मॉडल्स इसमें बनाए गए अनसुपरवाइज लर्निंग। हो गया। दूसरा होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मशीन लर्निंग के थ्रू जब किसी मशीन को हम ट्रेन करते हैं तो ट्रेन करते टाइम डेटा चाहिए होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं, है ना। जब हम कोई आउटपुट डिफाइन करेंगे तो उस आउटपुट को डिफाइन करने के लिए कई सारे फीचर हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, तो किसी हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है तो आप फीचर देखते हैं कि भाई कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, राइट। कौन से फ्लोर का वो फ्लैट है, या वो जमीन से जुड़ा हुआ कोई फ्लैट है, या पूरा एक घर है। दूसरा, मार्केट से कितना दूर है, वो किसी हॉस्पिटल से कितना दूर है, राइट। ये सब कुछ डिफाइन की जाती है, इनको हम फीचर्स बोलते हैं, राइट। और उन्हीं फीचर के बेस पे उसकी प्राइस डिफाइन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बहुत सारे फीचर होते हैं उसमें जरूरी नहीं कि हर फीचर्स का सेम रोल हो। जो आउटपुट डिफाइन करने के लिए हर फीचर सेम तरीके से काम करे या सेम इंपॉर्टेंस के साथ काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो फीचर्स तो हो सकते हैं 50 फीचर हों, लेकिन उस 50 फीचर में कौन सा फीचर एक्चुअली आपके आउटपुट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। जैसे आपने बोल दिया कि भाई घर की प्राइस जो है, घर का एरिया लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, और उसमें हर चीज एआई इनेबल्ड लगी है, लेकिन कई सारे कस्टमर को लगेगा एआई तो हम यूज कर ही नहीं पाएंगे, उस फीचर का हम करेंगे क्या, ठीक है। कहने को तो बहुत ट्रेंडिंग है कि भाई एआई फीचर बेस्ड सारी चीजें लगी हुई है, आईओटी बेस्ड सारी चीजें लगी है, बट यूज नहीं है। तो यूज नहीं है तो वो फीचर क्या होता है, वो धीरे धीरे उस फीचर का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। फीचर आप दिखा दो देंगे कि भाई इसके बेसिस पे प्राइस हाइक हो गया है, एआई इनेबल्ड कर दिया हर चीज, बोलने से दरवाजा खुलेगा, बोलने से कर्टन खुलेंगे, बोलने से पंखे चलेंगे, बोलने से लाइट जलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। मैनुअल अप्रोच ज्यादा अच्छा लगता है, तो लोग उस फीचर को धीरे 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 डाउनग्रेड करते रहते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, राइट। तो अब वो जो आपका वो फीचर था उसका जो इंपॉर्टेंस खत्म हुआ, तो आप किसी और फीचर के बेस पे उसकी प्राइसिंग ले रहे हैं, और वो फीचर तो काम का ही नहीं रहा। फीचर में है वो, मतलब आपके लिस्ट में है, आपके फीचर लिस्ट में है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बेसिकली डायमेंसिटी रिडक्शन क्या करता है, वो ये चेक करता है कि आपके पास जितने फीचर्स हैं उन फीचर में कितने फीचर्स ऐसे हैं जो आपके आउटपुट को सही तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना, या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनका आपके आउटपुट में ज्यादा कोई रोल नहीं है। अगर उनको हम निकाल भी दें तो भी आपको आउटपुट सेम ही मिलने वाली, ठीक है। अब देने को तो मैंने दे दिया, मुझे आइडिया नहीं था कि वो फीचर वो काम करेगा नहीं करेगा, तो ये मशीन खुद डिसाइड करता है कि ये फीचर कितना आपके काम का है या आपके आउटपुट के लिए काम का है, और कौन सा फीचर आपका कम काम का है। तो ये चीज डिसाइड करना, ये आप डायमेंसिटी रिडक्शन से करते हैं, तो वो डायमेंशन को रिड्यूस करता है।
बिना फीचर के इंपॉर्टेंस को कम किए हुए वो आपके फीचर्स के डायमेंशन को कम कर देता है। इससे दो चीजें होती है, एक सिर्फ हमें मशीन उस डेटा पे ट्रेन हो रहा होता है जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इससे एक्यूरेसी अच्छी मिलती है आपको, है ना। लेटेंसी भी कम हो जाती है, लेटेंसी का मतलब होता है डिले कम हो जाता है ना। जो आप ज्यादा फीचर के साथ काम करते हो ऑब्वियसली उसको मशीन को काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, वो लेटेंसी कम हो जाती है। दूसरा तीसरा कि एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी आपको, है ना। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप मतलब जिसको यूज करके डायमेंशन रिडक्शन को यूज करके आप अपने मॉडल को ज्यादा अच्छे से ट्रेन करा सकते हैं, ठीक है। और ये तब काम करता है जब हमें इनमें से कोई मॉडल चलाना हो। अगर मुझे इनमें से कोई मॉडल चलाना है लेकिन मुझे अपने फीचर का या अपने इनपुट डेटा का डायमेंशन कम करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायमेंशन रिडक्शन। और इसके लिए जो मॉडल यूज होता है उसका नाम है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मतलब ये प्रिंसिपल कंपोनेंट चेक करता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट का मतलब विच कंपोनेंट, जो कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आउटपुट के लिए उसकी एनालिसिस करता है, ठीक है। ठीक, राइट। उसके बाद है एसोसिएशन रूल। ये क्या होते हैं? एसोसिएशन रूल का मतलब होता है कि दो चीजों को एसोसिएट करना, ठीक है। कोई दो चीज, तीन चीज, चार चीज आपको एसोसिएट करना है ना, ग्रुपिंग करनी है उसकी। अब ये ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग वाली ग्रुपिंग अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुपिंग होती है वो डिपेंडेंसी के बेस पे होती है। क्लस्टरिंग वाली जो ग्रुपिंग होती है वो सिमिलैरिटी के बेस पे होती है। कोई चीज सिमिलर टाइप के उनको ग्रुप कर दो। एसोसिएशन रूल डिपेंडेंसी के बेस पे, मतलब अगर हम मेरी डिपेंडेंसी किसी चीज के साथ में है तो हम दोनों को ग्रुप करके एसोसिएट करके रख दिया जाएगा। जैसे जैसे फोन की डिपेंडेंसी उसके कवर के साथ। फोन का कवर कौन खरीदेगा? जिसके पास फोन होगा। तो डिपेंडेंसी है ना, मतलब अगर आपके पास फोन होगा तो उसको आप कवर खरीदोगे, नहीं तो कवर क्यों ही खरीदोगे। तो बेसिकली ये जो मार्केट किए जाते हैं आपका कवर को लेट से मार्केट किया गया, तो कवर को मार्केट कब किया जाता है? जब किसी ने फोन खरीदा, फोन को लेट से कार्ट में डाल दो आप, है ना, आपको फोन के कवर के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। दूसरा, आपको नीचे में एक और ऑफर मिल रहा होगा कि इस फोन के साथ में आप ये कवर ले सकते हैं विद सम ऑफर, कि इन दोनों को एसोसिएट करके ले लो तो आपको इतना पड़ेगा, स्क्रीन गार्ड साथ में मिल जाएगा इतने का पड़ेगा, काइंड ऑफ। ये क्या थी? ये थी एसोसिएशन। और एसोसिएशन हमेशा डिपेंडेंसी से बनती है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है इसी, ठीक है। तो ये जनरली यूज किया जाता है मार्केटिंग के लिए। कोई भी चीज जब किसी चीज के साथ फ्री दी जाती है या ऑफर प्राइस में आपको दिया रहता है कि ये चीज खरीदो इसके साथ में ये चीज ऑफर में मिल रही है, राइट, कम प्राइस में मिल जाएगी या इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो सब कुछ एसोसिएशन रूल का पार्ट है। उसमें यही चेक की जाती है कि कौन से प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी किसके साथ में है, राइट। तो वो डिपेंडेंसी के बेस पे एसोसिएशन रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल का नाम होता है APRIORI, एप्रियोरी। ये आपके मॉडल का नाम, एसोसिएशन रूल के मॉडल को हम बोलते हैं एप्रियोरी।
ठीक है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा, मशीन लर्निंग जो आप पढ़ रहे हैं उसमें बस सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये मशीन लर्निंग के पार्ट है। बाकी इनको हम एडवांस एआई बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग का पार्ट। इसको अलग से डीप लर्निंग बोल दिया गया। ठीक है, तो जो बेसिकली एआई के लिए पढ़ रहे हैं इसको, उनको ये डीप लर्निंग इस तरह से यहाँ से पढ़नी होती है। और अगर सिर्फ आप एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, डेटा एनालिसिस में अगर लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो आप बस इतना पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि आपको डेटा के ऊपर जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उनके ऊपर आपको काम करना होता है। इस पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इमेजेस और टेक्स्ट के ऊपर काम करना होता है। तो जो डेटा एनालिस्ट है उनको सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा पे काम करना होता है। उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं, उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं। उनको इमेजेस पे काम करना नहीं है, उनको टेक्स्ट पे काम करना नहीं है, राइट। उनको जिनको एआई पे काम करना है एक्चुअली, वो डीप लर्निंग पढ़ते हैं, न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं। और जिनको सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा पे काम करना हो, वही। तो जिनका डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल है उनमें बस सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की लर्निंग आपको बताई गई है। एक सेकंड होल्ड करना। किस चीज की? किस? 5 से 6 7 से स्टार्ट होगा, 7 to 8 कर लो। कैसा सा है मतलब? वर्किंग है, नॉन वर्किंग है बच्चे? सात से आठ करवा दो, वो बैच ऑलरेडी चलेगा ही, उसमें ऐड हो जाएंगे तो अलग से बैच चलाना पड़ेगा। 7 से 8 में स्टार्ट कर ही रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना कुछ बच्चे जो ऑफिस खत्म करके आते हैं, वो 6:30 7 बजे तक वो पहुँच पाते हैं, तो उसी टाइम पे वो भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, वो ऑफिशियल टाइम है, वही है कि फिर एक अलग से बैच बनाना पड़ेगा उसके लिए। 1 घंटा शिफ्ट कराओ ना, मेरे पास भी तो बच्चे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दो दो बैचेस बन जाए। नहीं होता ना। शाम में क्या होता है, मैं बताता हूँ, शाम में ऐसे ही होता है। सुबह वाले में दिक्कत नहीं है, शाम वाले में ये होता है कि शाम वालों, एक तो जो प्रोफेशनल होता है उनको चाहिए होता है, और उसमें अगर लिमिटेड स्टार्टिंग में जो आ गया वही आ गया, उसके बाद वो ऐड ऑन होता ही नहीं उसमें। मैं ऑलरेडी कई सारे बैच चला चुका हूँ शाम में। शाम नहीं कर सकते ना, उनका जो अभी पढ़ रहे हैं वो उनका 6:30 बजे ऑफिस शिफ्ट ही खत्म होता है, आते आते 7 बज जाता है उनका। हाँ, पाइथन तो स्टार्टिंग से चलेगा। ठीक। यस। बताइए।
भी नहीं चाहिए मैडम ना। ठीक है, चलिए कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, मैं यही बता रहा था कि जो आपके मशीन लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग में ये सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, और डीप लर्निंग के अंदर हम लोग रीइंफोर्समेंट और डीप लर्निंग पढ़ते हैं, जिसमें न्यूरल नेटवर्क वगैरह। तो मशीन जिनका डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल है, उनको ये दोनों पार्ट पढ़ने हैं, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, बस। उसके बाद जिनका एआई है या जिनका डेटा साइंस है, उनको डीप लर्निंग के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें लर्निंग का मॉडल नेम होता है क्यू लर्निंग। मॉडल नेम है क्यू लर्निंग। फोर्थ है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। हम सेकेंड एमएलपी, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। थर्ड CNN, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। फोर्थ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो ये चार तरह के हम लोग न्यूरल नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, फीड फॉरवर्ड, मल्टी लेयर्ड, CNN और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क विच इज कॉल्ड RNN। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो AI में आएगा, वो AI का पार्ट है, ये लर्निंग का पार्ट है। लर्निंग अलग चीज होती है, इंटेलिजेंस अलग होता है ना। ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करने के लिए कर रहे हैं। आप पढ़ते क्यों हैं? इंटेलिजेंट बनने के लिए। तो इंटेलिजेंट बनना इज द एप्लीकेशन, लर्निंग इज द प्रोसेस। आप लर्निंग जो कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस, जिसके थ्रू इंटेलिजेंस अचीव की जाती है। समझे? तो ये अप्रोचेस हैं, इंटेलिजेंट बनने का अप्रोच। ये जो मॉडल्स देख रहे हैं, ये सभी मॉडल से मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाता है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसी का एक एप्लीकेशन है, कि मशीन को एक ऐसा मशीन बनाना है जो किसी भी लैंग्वेज को समझ सके, उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। आप हिंदी बोलो तो वो हिंदी में बोले, आप इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश में बोले। दैट इज कॉल्ड NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो नेचुरली आप बोल रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज को, अभी तक जो आप काम कर रहे थे,
उसमें तो आपने खाली इंग्लिश ही यूज किया है, प्रोग्रामिंग करी किस में करी, इंग्लिश में करी आपने। तो क्या मशीन खाली इंग्लिश पे ही काम करेगा या मशीन खाली इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं, मशीन को थोड़ा सा और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया गया है ऑन द बेसिस कि आप जो कुछ भी उससे बात करें या उससे कोई कन्वर्सेशन करें, जिस लैंग्वेज में करें उसी लैंग्वेज में उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब खैर हम तो सारी चीजें नहीं सीख सकते, बट मशीन को तो सिखा सकते हैं ना। मशीन वर्क्स ऑन डेटा, इट हैज मेमोरी, हम उसकी मेमोरी में डाल देंगे सारी चीजें, वो अपने आप चेक कर लेगा। इसीलिए तो आपके एप्लीकेशंस अभी चैट जीपीटी या कोई जो एप्लीकेशंस है वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। They can respond in any language because they have NLP processing, natural language processing. They have translation processing, मतलब वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट? तो यही चीज है मशीन के, तो ये एनएलपी उसी का पार्ट है। एनएलपी जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करने, मतलब आपके टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो, चाहे वो जर्मन में लिखा हो, चाहे वो फ्रेंच में लिखा हो, ठीक है, नेचुरली किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो उसको प्रोसेस करने, दैट इज कॉल्ड एनएलपी। ठीक है, बात समझ आई? तो एनएलपी जो है वो एआई का पार्ट है, एप्लीकेशन है। आप एप्लीकेशन, ये सब प्रोसेसिंग है, लर्निंग, सीखने का प्रोसेस, राइट? अब एआई में जो आता है, एआई में बेसिकली दो चीजें हम लोग जनरली करते हैं। एक एनएलपी करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और एक हम लोग करते हैं इमेज प्रोसेसिंग। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, इसमें टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस किया जाता है और इसमें इमेज डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो ये एआई है। आप मान लो जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? किस चीज का? आइदर टेक्स्ट और इमेजेस ओनली, या तो टेक्स्ट के लिए करते हैं, इमेज के लिए करते हैं, ठीक है। और जो ऑडियो होता है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट किया जा सकता है। सारी प्रोसेसिंग जो होती है दो ही तरह के डेटा पे हो सकती है, या तो वो टेक्स्ट हो, क्योंकि वो टेक्स्ट समझता है और टेक्स्ट के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है, फिर बाद में हम उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, वो तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आपने उसको ट्रांसक्रिप्ट कर दिया ऑडियो में, तो लिखा हुआ टेक्स्ट है लेकिन वो उसको बोलेगा ऑडियो में, ठीक है। आप भी जो बोलते हो, आप भी जो कुछ इनपुट देते हो, तो वो इनपुट अगर वॉइस इनपुट गया है तो पहले उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि सर्चिंग पूरा टेक्स्ट में ही होता है। ऑडियो फाइल में तो सर्चिंग होगी नहीं। ऑडियो फाइल जो होती है वो एक तरह की बाइनरी फाइल होती है, तो बाइनरी में तो सर्चिंग होगी नहीं, सर्चिंग करने करने के लिए टेक्स्ट चाहिए, तो इसीलिए उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग विद द एआई इज टेक्स्ट प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग। और दूसरा पार्ट होता है कि आपको कोई इमेज चाहिए होती है ना, आपको कोई पीपीटी चाहिए होती है, वो सब क्या है? इमेज है। कुछ डिजाइन चाहिए होते हैं, तो आप अपने एआई में यही दोनों चीजें बेसिकली कर रहे होते हैं। ठीक है, समझे? तो ये दो एप्लीकेशंस हैं जिनको अचीव करना है। मशीन इन्हीं दोनों को समझने के लिए इतनी सारी लर्निंग कर रहा है कि भाई इमेज में क्या होता है और टेक्स्ट में क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडल का नाम, जो जो मॉडल हम लोग यूज करने वाले हैं। सो दोज हु हैव मशीन लर्निंग, उनके लिए ये दोनों चीजें हैं, एक सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। और जिनका डेटा साइंस है वो उनके लिए रिइंफोर्समेंट भी है, डीप लर्निंग भी है, और ये एआई के भी पार्ट है। समझे?
क्लियर है सब कुछ? चलो, तो ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट। जो चीजें समझ नहीं आई वो एक बार डिस्कस कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है जो अभी तक के कॉन्सेप्ट में आपको समझ नहीं आया। मशीन लर्निंग क्यों यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का क्या एग्जाम्पल है, क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, वो तो जब मॉडल पढ़ेंगे तो एक्यूरेसी समझ आएगा। नहीं, मतलब एक आइडिया कि हम मशीन लर्निंग पढ़ क्यों रहे हैं। अभी तक तो यही बता रहा था ना मैं कि मशीन लर्निंग पढ़ क्यों रहे हैं। अभी तक तो प्रैक्टिकल अप्रोच पे गए भी नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाने से पहले आपको क्यों कर रहे हैं उसका आंसर चाहिए होता है। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? जॉब के लिए, जॉब लग जाए, है ना, फाइनेंशियल जो हमारा सिचुएशन है वो सही हो जाए, है ना। तो एक मोटिव क्लियर है ना हमारा कि हम क्या करना चाहते हैं। सो व्हेन यू आर लर्निंग, योर मोटिव मस्ट बी क्लियर कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बिना मोटिव के नहीं पढ़ना है कि वहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा क्यों पढ़ रहे हैं। बस आ गए इस फील्ड में, और इस फील्ड का क्या मतलब है, इससे क्या मिलने वाला है, अगर नहीं पता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पहले तो उसका रिजल्ट ही पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अगर वो अप्रोच क्लियर है कि इसके पढ़ने से क्या हो जाएगा, तो आप चीज़ें समझ सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा कि बीच में, अभी तक तो ठीक लगेगा क्योंकि अभी तो मैं बातें सुना रहा हूँ। जब तक कहानी सुनाई जाती है तब तक अच्छी लगती है। कहानी जब बोलने को दी जाती है तो खराब लगती है। ठीक है, दूसरे की कहानी वैसे ही अच्छी लगती है लोगों को। तो कहानी सुनने के बाद कहानी बोलने की भी वो होनी चाहिए, कैलिबर होनी चाहिए कि भाई हम अगर सुन रहे हैं तो उस चीज को हम दोहरा भी सके, है ना। तो वो भी होना चाहिए। तो इसीलिए आपको, आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो, लेकिन पहले तो एक क्लियर रखो कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको, पढ़ने का रीजन क्या, राइट। नहीं तो अभी तक जो पढ़ा हो चलो वो तो ठीक है, वो कई बार आपको क्लियर हो भी जाएगा। मशीन लर्निंग में बहुत जगह पे प्रॉब्लम आने वाली है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि इसको पढ़ने से पहले आप इसमें, कोडिंग कम है, अगर देखा जाए तो कोडिंग कम है। कोडिंग इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इसमें, इसका कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी इसको समझने के लिए, आपकी कोडिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए। कोडिंग थोड़ा बहुत लूज भी चलेगा, अगर आप कोड 10 लाइन का भी कोड लिखना जानते हैं पाइथन में, इसके लिए सफिशियंट है। आपको बेसिक पाइथन भी आता है, इसके लिए सफिशियंट है। लेकिन जब आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कर रहे हैं सब। जब कोडिंग करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो 10 लाइन का कोड है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, हर मॉडल में एक ही चीज लिखे जा रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, इस चीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, लोगों को यही प्रॉब्लम आती है। वो पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम यही आती है कि ये क्या पढ़ लिया हमने और क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिलता उनको अपने एंड से। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कि भाई हम जो सीख रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं रेदर देन प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हो यहाँ पे, प्रोग्रामिंग खत्म हो चुकी है आपकी, लेकिन यहाँ पे उसी प्रोग्राम को थोड़ा बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 लाइन का ज्यादा ज्यादा कोड होता है, बहुत ज्यादा बड़ा कोड होता भी नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है। ना, तो सब में आएगा, सिर्फ रिग्रेशन में थोड़ी आता है, सब में आता है। इसमें यूज होता है, कैसे यूज होगा मतलब?
प्रोबेबिलिटी बेस पे ही तो आउटपुट निकालता है, मतलब सब में नहीं, कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जैसे नेव बेस्ड, डिसीजन ट्री, ये सब मॉडल ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी को ही चेक करती है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपको रिटर्न करता है किसी भी आउटपुट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते है ना। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही मॉडल्स हैं, हर मॉडल नहीं है, हर मॉडल को अप्रोच करने का तरीका अलग है। किसी में प्रोबेबिलिटी है, जैसे ये दोनों प्रोबेबिलिटी बेस्ड है पूरी तरह से, तो इसका पूरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी पे बना हुआ है, इनमें कहीं प्रोबेबिलिटी का नामो निशान नहीं, ठीक है। डिपेंड करता है, हर चीज के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी, अलग अलग अप्रोच होते हैं, ठीक। पढ़ेंगे वो एक एक मॉडल पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। ये मशीन लर्निंग जब हम सीखते हैं तो अगर मैं इमेजिन करना चाहूँ मशीन लर्निंग को, तो मशीन में किसको रेफर कर सकता हूँ, जैसे कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई वी आर सेल्फ, हम लोग खुद, मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, हर एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं हमारे से रिलेट करता है। हम सीखने के लिए खुद ही जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं, सीखने का मतलब हम सीख रहे हैं ना, अभी तो चलो मशीन को सिखा रहे हैं मशीन लर्निंग से, लेकिन हम तो चीजें सीखते हैं, तो हमें पता होता है ना कि हम कैसे सीखते हैं, हम मैथ्स कैसे सीखते हैं, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते तो कैसे सीखते हैं, तो हम अपने आप को रेफर करेंगे उसकी जगह पे, मशीन की जगह पे, कि भाई ये डेटा है तो हम किस अप्रोच से इसको सीख सकते हैं, ठीक है। किसी और चीज कोई और सीख ही नहीं रहा, या तो ह्यूमन सीख रहा है या मशीन सीख रहे हैं, दो ही तो सीख रहे हैं, तो हम अपना ही तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम कैसे सीख रहे हैं, और कौन सीख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे याद होंगे, वो याद क्यों करना है, वही जो अभी आपको बताया तो था कि, और क्या, आप क्लासिफिकेशन यूज करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, मतलब आपके पास फिक्स नंबर ऑफ टारगेट है, तो फिक्स नंबर ऑफ टारगेट है तो आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अगर आपके पास रिग्रेशन है मतलब आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, वही तो है, और क्या है, राइट, ये सब कुछ वही है, वो सब आया तो सब स्टैटिस्टिक्स से ही है ना, इनको भी तो पैटर्न रीडिंग ही करनी है, तो पैटर्न रीडिंग करनी है, तो पैटर्न रीडिंग करने के लिए उनके पास अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए ना, तो धीरे धीरे आते, रुको तो सही, डोंट गो फार अवे, अभी बहुत सारी चीजें जो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे क्लास में चीजें समझ आएगी तभी कैगल का भी डेटा समझ आएगा, अब सीधा कैगल पे जंप कर जाएंगे तो नहीं होगा, पहले क्लास समझने की कोशिश करो, एक दो मॉडल, एक मॉडल एटलीस्ट पढ़ लेंगे ना तो आपको कैगल का डेटा समझ आने लगेगा, ठीक है, चलो।